द प्रोमिस ऑफ रिचेज की बात यहाँ पर आपको की गई है। संपन्नता का आश्वासन देखिए, संपन्नता का आश्वासन देखिए, द प्रोमिस ऑफ रिचेज आपके यहाँ पर है। द टेरिटोरियल देखिए यहाँ पर, द टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ द मर्केंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वर viewed with distrust and doubt in England. After the Battle of Plassey, Robert Clive wrote to William Pitt, one of the principal secretaries of state to the England monarch, on 7th January 1759 from Calcutta. देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया कि इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासक के महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से ये चिट्ठी भेजी थी। देखिए, बट सो लार्ज ए सॉवरेनिटी में पॉसिबल बी एन ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव फॉर ए मर्केंटाइल कंपनी. I flatter myself that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possession of these rich kingdoms. Now I leave you to judge whether an income yearly of 2 million sterling with the possession of 3 provinces be an object deserving the public attention. देखिए, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी की बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। द नवाब कंप्लेंट्स की बात आपको की गई है, नवाब की शिकायतों यहाँ पर आपको की गई है। देखिए यहाँ पर इन 1733 द नवाब ऑफ बंगाल सेड दिस अबाउट द इंग्लिश टेरर्स व्हेन दे फर्स्ट केम इनटू द कंट्री दे पिटिशन द देन गवर्नमेंट इन ए हम्बल मैनर फॉर लिबर्टी टू परचेज ए स्पॉट ऑफ ग्राउंड टू बिल्ड ए फैक्ट्री हाउस अपॉन विच वाज नो सूनर ग्रांटेड बट दे बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट surrounded it with a ditch which has communication with the river and mounted a great number of guns upon the walls. They have anticipated several merchants and others to go and take protection under them, and they collect a revenue which amounts to 1 lakh. They rob and plunder and carry a great number of kings subject of both sexes into slavery into their own country. अब देखिए, नवाब की शिकायत की 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने की थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए गए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए, आफ्टर द डिफीट ऑफ, इसमें थोड़ा सा आप देखिए after the defeat of Plassey, Sirajuddin was assassinated. एक मिनट यहाँ पर आपको हो गया था, इसको थोड़ा सा देखिए। after the defeat at Plassey, Sirajuddin was assassinated and Mir Jafar and यहाँ पर क्या Mir Jafar अब यहाँ के Mir Jafar met the Nawab. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privilege, then territories need not be taken over directly. यहाँ पे जो कहा उसको देखिए, प्लासी की जंग के बाद
देखिए प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना और मीर जाफर आपको नवाब बना। हाँ, अभी भी कि कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार देखिए कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। अब आगे देखिए सुन द कंपनी डिस्कवर दैट दिस वाज रेदर डिफिकल्ट फॉर इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल हैज द कंपनी वांटेड देम टू बी। After all they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject। देखिए जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या देखिए व्हाट कुड द कंपनी डू व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल मीर कासिम इन हिज प्लेस। व्हेन मीर कासिम कंप्लेन ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन ए बेटर fought at Buxar 1764, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstated. The Nawab had to pay 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demands of trade and its other expenses. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, we must indeed become Nawab ourselves. We must indeed become Nawab ourselves। तो यहाँ पर जो कहा गया कि तो फिर कंपनी क्या करती देखिए जल्दी ही यहाँ देखिए क्या कि तो फिर कंपनी क्या कर जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी उससे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा मतलब मीर कासिम हार गया। फिर उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने व्यापारिक जरूरत तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। क्लाइव ने ऐलान किया था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। Finally, देखिए अब finally in 1765 the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resource of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops, and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. आगे यहाँ पर देखिए क्या देखिए आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने की कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी।
फिर आपको आगे देखिए कंपनी ऑफिसर बिकम नवाब से यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन नवाब देखिए नवाब नवाब बन बैठे कंपनी के अफसर आपको नवाब बन बैठे। देखिए व्हाट यहाँ पे क्या व्हाट डिड इट मीन देखिए व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स। इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी acquire more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have visions of living like नवाब्स। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। फिर आपको आगे देखिए आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ द बंगाल वर फोर्सेड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी हैज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ amassed a fortune in India. He had come to Madras, no Chennai, from England in 1743 at the age of 18. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 4 lakh 1,040 यहाँ देखिए $4,01,102. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. अब आगे यहाँ पर जो कहा गया देखिए यहाँ पर क्या कि पलासी के युद्ध के बाद देखिए यहाँ पर क्या कि पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के 80 नवाबों को इस बात पे बात कर दिया गया कि पलासी के युद्ध के बाद यहाँ देखिए जो कहा गया आपको पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के 80 नवाबों को इस बात के बाद कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह दो बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 401 देखिए 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। यह दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकुत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। तो रॉबर्ट क्लाइव ऐसे व्यक्ति थे जिसने आत्महत्या कर ली 1774 ईस्वी में। अब देखिए हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिसर्स सक्सीड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वार एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम हैज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। Many of them came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called nawabs, an anglicized version of the Indian word nawab. They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. अब कंपनी के सभी अफसर देखिए कंपनी के यहाँ जो कहा कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए देखिए बहुत सारी बीमारियाँ और लड़ाई के कारण बहुत सारी बीमारियाँ और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। देखिए यहाँ पर इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौट कर आराम की ज़िंदगी बसर करें। वे देख जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए। उन्होंने अपना आलिशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। देखिए यहाँ पर जो कहा गया आपको देखिए कंपनी रूल एक्सपेंड देखिए कंपनी रूल एक्सपेंड की बात की कंपनी का फैलता शासन आपके यहाँ पर देखिए इसमें देखिए यही देखिए इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 to 1857 certain key aspects emerged that the company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom.
After the Battle of Buxar 1764, the company appointed residents in Indian state. They were political or commercial agents, and their jobs was to serve and further the interest of the company through the residents. The company officer began interfering in the internal affairs of Indian state. They tried to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative posts. Sometimes the company forced the states into a subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. They were to be protected by the company. But had to pay for the subsidy forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. For example, when Richard Wellesley was Governor General 17, Governor the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801. As he failed to pay for the subsidy forces, Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds. इसके बाद आगे देखिए क्या कि कंपनी का फैलता शासन में देखिए आदि हम 1757 से यहाँ कंपनी का फैलता शासन यहाँ देखिए क्या है कि आदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। देखिए बक्सर की यहाँ पर जो आपको कहा बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के वित्तीय मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी का अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती तो उसे कंपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। और देखिए यहाँ पर क्या और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के जब रिचर्ड वेलेजरी गवर्नर जनरल था उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। अब देखिए कि यहाँ पर रिचर्ड वेलेजरी का शासनकाल आपको गवर्नर रिचर्ड वैली जो आपको था उसका शासनकाल आपको यहाँ पर गवर्नर जनरल रिचर्ड वैली का शासनकाल रहा 1798 से लेकर आपको 1805 ईस्वी तक रहा। उसका जीवन का 1798 से 1805 ईस्वी तक आपको रहा। फिर उसके बाद आप यहाँ देखिए आगे आपको कहा गया देखिए यहाँ बात क्या हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ, क्लाइव खुद को कैसे देखता था। देखिए एट हिज हियरिंग इन फ्रंट ऑफ ए कमिटी इन पार्लियामेंट क्लाइव डिक्लेयर्ड दैट ही हैड शोन एडमायरेबल रेस्ट्रेंट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। दिस इज व्हाट ही सेड। देखिए संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखिए उसने क्या कहा। देखिए consider the situation in which the victory at Plassey had placed me. A great prince was dependent on my pleasure, and an opulent city lay at my mercy. Its richest bankers bid against each other for my smiles. I walked through vaults which were thrown open to me alone, piled on either piled on देखिए यहाँ पर क्या कि piled on देखिए
इट्स देखिए यहाँ पर इट रिचेस बैंकर्स बीट अगेंस्ट ईच अदर फॉर माई स्माइल्स आई वॉक थ्रू वॉल्स विच वर थ्रोन ओपन टू मी alone, piled on either hand with gold and jewels. Mr. Chairman, at this moment I stand astonished at my moderation. देखिए उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ पर आशीष जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न सर मेरी दया पर था। सब उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट कर मुस्कुराहट कर एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी इस स्वयं को देखकर हैरान हूँ। आगे हम देखिए गतिविधि आपको यहाँ पर कहा एक्टिविटी में क्या। इमेजिन दैट यू आर ए यंग कंपनी ऑफिसर हु हैज़ बीन इन इंडिया फॉर अ फ्यू मंथ्स। राइट ए लेटर होम टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर लग्जरियस लाइफ एंड कंट्रास्टिंग इट विथ योर अर्लियर लाइफ इन ब्रिटेन। ये कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं और कुछ महीनों के बाद आए। आप इंग्लैंड में रहने वाली अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी के बारे में बताइए और उनकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको एक यहाँ पर है क्या कि फिगर 7 में को देखिए यहाँ पर फिगर 7 आपके यहाँ पर का ये आपको है क्या कि देखिए नवाब देखिए यहाँ पर क्या कि नवाब शुजा उद्दौला ऑफ अवध विथ ही सन्स एंड द ब्रिटिश रेसिडेंट पेंटेड बाय टिली केटर ओयल 1772। अपने बेटों ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजा उद्दौला टिली केटल द्वारा बनाया चित्र है 1772 में। अब द treaties that followed the Battle of Buxar forced Nawab Sujauddaulah to give up much of his authority. Here, however, he pauses in regal splendor, towering over the resident. देखिए यहाँ भी आपको कहा गया देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद भी संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजा-उद-दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए एक आगे आपको इंजंक्शन आपको है। इंजंक्शन मतलब क्या देखिए इंजंक्शन को बोलते हैं निषेधाज्ञा देखिए निषेधाज्ञा जिसको निर्देश भी कहा जाता है इंस्ट्रक्शन। इंजंक्शन देखिए इंजंक्शन मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। इंजंक्शन मतलब आपको इंस्ट्रक्शन। निषेधाज्ञा जिसको निर्देश बोलते हैं। और आपको यहाँ पर सबसर्वियंस देखिए सबसर्वियंस बोलते हैं देखिए अधीनस्था सबसर्वियंस बोलते हैं अधीनस्था जिसको अंग्रेजी बोलते हैं सबमिसिवनेस मतलब कि दब्बूपन जिसको बोलते हैं वो आपको हुआ। उसके बाद आगे यहाँ पर कहते हैं टीपू सुल्तान आपको इमेज हुआ आप यहाँ देख सकते हैं। उसके आगे यहाँ देखिए व्हाट पावर डिड द रेसिडेंट हैव रेजिडेंट के देखिए रेजिडेंट की ताकत क्या होती है। रेजिडेंट के व्हाट पावर डिड द रेजिडेंट हैव देखिए आप रेजिडेंट की क्या ताकत होती थी। देखिए दिस इज व्हाट जेम्स मिल द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर from Scotland wrote about the residents appointed by the company। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था। देखिए वी प्लेस ए रेजिडेंट हु रियली ए किंग ऑफ द कंट्री व्हाट एवर इंजंक्शन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ही मे एक्ट अंडर हैज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट इन परफेक्ट सबसर्वियंस एंड डज व्हाट इज एग्रीएबल टू द रेसिडेंट्स दैट इज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंग्स गो ऑन क्वाइट दे आर मैनेज विदाउट द रेसिडेंट appearing much in the administration of affairs देखिए but when anything of a different nature happens the movement of the prince takes a course which the British government think wrong and then comes a crashing and disturbance। यहाँ देखिए कहा गया क्या है कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। पर जब भी कुछ अलग तरह का घटता है जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल-पुथल पैदा हो जाती है।
ये बात कब आ जाते हैं टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर की बात कर रहे थे। हम देखिए टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। देखिए द कंपनी री स्टोर टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन यहाँ क्या कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ ए थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। देखिए हम कहा गया देखिए जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। अब आगे हम देखिए क्या कि मैसूर हैड ग्रोन। देखिए मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली रूल्स फ्रॉम 1761 to 1782 एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान रूल्ड फ्रॉम 1782 to 1719। मैसूर 99 देखिए 99 मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट वेल द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom, and this allowed local merchants from trading with the company. He also established a close यहाँ पे क्या एक क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विथ देयर हेल्प। अब आगे यहाँ पे कहता क्या है, यहाँ देखिए क्या कि हैदर अली शासनकाल आपको 1761 से हैदर अली का शासन 1761 से लेकर 1782 ईस्वी तक रहा। और आपको टीपू सुल्तान उसका पुत्र टीपू सुल्तान का शासनकाल आपको 1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक रहा। देखिए हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाली फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। फिर आपको आगे यहाँ देखिए द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। देखिए यहाँ पर क्या द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। दे सॉ हैदर एंड टीपू एंड हैज एम्बिशियस एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स। देखिए रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ड। फोर वार्स वर फाउट विथ मैसूर 1769। देखिए 1767 देखिए 4 wars वर फाउट विथ मैसूर। फर्स्ट वार इज 1767 to 1769 एंड सेकंड वार इज 1780 to 1784। third war is 1790 to 1792 and last and fourth war is 1793. So 1799 only in the last the battle of Seringapatam did the company ultimately win a victory. Tipu Sultan was killed defending his capital Seringapatam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Udayars and a subsidy alliance was imposed on the state. देखिए यहाँ पर जो आपको है इसमें आपको ये कहा गया यहाँ पर कि टीपू देखिए सुल्तान के इन कदमों ने देखिए सुल्तान के यहाँ भी आपको कहा सुल्तान के इन कदमों सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गया। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। देखिए उन्हें अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और गुजरना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। पहला जंग 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ। दूसरा जंग आपको 1780 1784 ईस्वी तक हुआ और तीसरा जंग आपको 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक हुआ और चौथा जंग आपको 1799 ईस्वी में आपको हुआ। श्रीरंगपट्टनम देखो श्रीरंगपट्टनम के आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने ओडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। आगे आपको यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें कुछ फिगर भी आपको यहाँ पर शो किया उसको यहाँ पर देखिए पहला जो फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं वो फिगर आपको यहाँ पर ये आपको यहाँ पर शो किया गया। ये फिगर आपको है कि फिगर 9 में आपको कहता है कि कॉर्नवालिस रिसीविंग द सन्स ऑफ टीपू सुल्तान हैज हॉस्टेज पेंटेड बाय डैनियल कॉर्नमैन। देखिए यहाँ पर क्या कि कॉर्नवालिस जो आप यहाँ पर है देखिए टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। आपको यहाँ पर ये आपको इमेज है। और फिर देखिए द कंपनी forces were defeated by Hyder Ali and Tipu Sultan in several battles, but in 1792 attacked by the combined forces of Marathas, the Nizam of Hyderabad and the company, Tipu was forced to
to sign a treaty with the British by which two of his sons were taken away as hostage. British painters always liked painting scenes that showed the triumph of British power. देखिए यहाँ पर कंपनी की फौजों को देखिए कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी के संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से सीधी संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्य की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। अब आगे यहाँ पे देखिए कहा गया, अब आगे यहाँ पर आपका है, देखिए आगे आपके यहाँ पर है एक इमेज आपके यहाँ पर शो किया है। देखिए टीपूस टॉय टाइगर आपके यहाँ पर है, टीपूस टॉयज टाइगर आपके यहाँ पर दिखाया गया है। टीपूस टॉयज टाइगर आपके यहाँ पर है। देखिए दिस इज द पिक्चर ऑफ ए बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू पोजेड। यू कैन सी ए टाइगर मौलिंग ए यूरोपियन सोल्जर व्हेन इट्स हैंडल वाज टर्न द टॉय टाइगर रोल एंड द सोल्जर श्रिंकेड द टाइगर श्रिंकेड दिस टॉय टाइगर इज नो kept in the Victoria and Albert Museum in London. The British took it away when Tipu Sultan died defending his capital Srirangpatnam on 4 May 1799। देखिए एक यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती है। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया कि आपको एक इसमें आपको जो खास द लीजेंड ऑफ टीपू देखिए यहाँ पर टीपू की कहानी या टीपू की प्रसिद्धि यहाँ पर देखिए। किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय लीजेंड एंड देयर पावर्स ग्लोरीफाइड थ्रू फोक लॉर। देखिए हियर इज ए लीजेंड अबाउट टीपू सुल्तान हु बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन 1782। इट इज सेड दैट वंस ही वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट विद ए फ्रेंच फ्रेंड। देयर ही केम फेस टू फेस विद ए टाइगर। हिज गन डिड नॉट वर्क एंड हिज डैगर फेल टू the ground. He battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. Finally, he was able to kill the tiger in the battle. After this, he came to be known as the Tiger of Mysore. He had the image of the tiger on his flag. राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रसिद्ध किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे फ्रांसीसी दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार फिर जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे सिंह शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिरा। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। अब आगे देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको शो किया गया। एक्टिविटी आपके यहाँ पर इमेजिन दैट यू हैव कम अक्रॉस टू ओल्ड न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग ऑन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम एंड द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। वन इज ए ब्रिटिश पेपर एंड द अदर इज फ्रॉम मैसूर। राइट द हेडलाइन ऑफ ईच ऑफ द टू न्यूज़पेपर। यहाँ देखिए एक में खास बात यहाँ पर क्या कि कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का और दूसरा मैसूर का। दोनों अखबारों की इन घटनाओं के बारे में एक सुर्खी लिखिए। इनमें यह कहा गया कि देखिए कन्फेडरेसी मतलब अलायंस होता है। कन्फेडरेसी में क्या अलायंस का गठबंधन आपको होता है, जिसको यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग आपके यहाँ पर इमेज है। दूसरा आपकी इमेज बारे में आपके यहाँ पर क्या है कि देखिए ये स्टैच्यू ऑफ क्वीन ऑफ कित्तूर देखिए यहाँ पर कित्तूर कर्नाटक है आपका। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा किंटू की देखिए यहाँ पर क्या कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति आपके यहाँ पर है ये इमेज। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए आगे आपके यहाँ पर है क्या, इसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए वार विद द मराठाज। आपके यहाँ देखिए वार विद द मराठाज के बारे में क्या गया है कि आपको देखिए मराठों से लड़ाई के बारे में आपके यहाँ पर दिया गया। उसको यहाँ देखिए वार विद मराठाज आपके यहाँ पर है। ठीक है, आपको वार विद मराठाज की बात यहाँ पर करते हैं।
देखिए फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो साउट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761. द मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली was shattered. They were divided into many states under different chiefs sardars belonging to dynasties such as Scindia, Holkar, Gaikwad and Bhonsle. These देखिए यहाँ पर these were held together in a confederacy under a Peshwa principal minister who became its effective military and administrative had based in पुणे देखिए महाजी देखिए महारजी देखिए महारजी सिंधिया एंड नाना पादेंस नाना यहाँ पर आपको क्या आपके महादजी सिंधिया और नाना फडणीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th century. देखिए यहाँ पर 18वीं शताब्दी आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी. 17 अक्सर में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर हो गया. उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया. इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले से अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी. ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे. पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था. देखिए महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे. उसके आगे देखिए क्या कि द मराठाज वर सबड्यूड इन ए सीरीज ऑफ वार. देखिए इन ए सीरीज ऑफ वार यहाँ पे क्या इन ए सीरीज ऑफ वार्स इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 with the treaty of Salbai. देखिए देयर वाज नो क्लियर विक्टर. द सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 to 1805 was fought on different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the territories north of Yamuna River, including Agra and Delhi. Finally, the Third Anglo-Maratha War of 1817 to 1819 crushed Maratha power. The Peshwa was removed and sent away to Bittur near Kanpur with a pension. The company now had complete control over the territories south of the Vindhyas. देखिए यहाँ पर क्या एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. पहला युद्ध आपको 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया. दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक कई मोर्चों लड़ा गया. इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा एवं दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया. अंततः 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया. पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिट्ठूर में पेंशन पर भेज दिया गया. अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था. अब देखिए द क्लेम यहाँ पे क्या है कि द क्लेम टू पारामाउंट सी. देखिए द क्लेम टू पारामाउंट सी मतलब क्या सर्वोच्चता का दावा यहाँ पर आपको देखिए क्या गया. इसमें आपको ये कहा गया देखिए it is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 1823. A new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian state. In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdoms. This view continued to guide later British policies as well. देखिए उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी. लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल है. लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति को शुरू की गई. कंपनी दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राजस्व पर अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी. यह सोच बाद में भी अंग्रेजों
अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। अब आगे यहाँ देखिए क्या कि दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर in Karnataka today. Rani Chennamai took to arms and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. But Rayana, a poor चौकीदार of Sangoli in Kittur, carried on the resistance with popular support. He destroyed many British camps and records. He was caught and hanged by the British in 1830. You will read more about several cases of resistance later in the book. लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर फिलहाल कर्नाटक में कर्नाटक के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविर और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। अब आगे यहाँ देखिए क्या है कि एक आपको खास जो आपके यहाँ था कि इन द लेट 1830 decades the East India Company became worried about Russia. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1888 and 1842 and established indirect company rule there. Sindh was taken over in 1843. Next in line was Punjab, but the presence of Maharaja Ranjit Singh held back the company. After his death in 1839, two prolonged wars were fought with the Sikh kingdoms. Ultimately in 1849 Punjab was annexed. अब आगे यहाँ पे कहा गया देखिए क्या इसमें आपको अब 1830 के देखिए 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फर्क उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838-1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1827 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अब आगे यहाँ पे देखिए द डॉक्ट्राइन ऑफ यहाँ क्या आगे देखिए यहाँ पर क्या द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति यहाँ देखिए द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति यहाँ पर देखिए विलय की नीति जिसे बोलते हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यहाँ पर आपको विलय की नीति द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. He devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is become part of company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. सतारा 1848 में संभलपुर 1850 उदयपुर 1852 नागपुर 1853 and झांसी 1851. Finally in 1856 the company also took over Awadh. This time the British had an added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab, and enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. देखिए हम विलय नीति देखिए अधिग्रहण की आखिरी 1848 से लेकर 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात कहा गया। आखिरी देखिए अधिग्रहण की आखिरी लहर आपको 1848-1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। अब लॉर्ड डलहौजी जो था 1848 से लेकर 1856 ईस्वी के बीच तक गवर्नर जनरल, मतलब कि हम ये कह सकते हैं 1857 क्रांति लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का
का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तक पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उनकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें सतारा 1828 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में और नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार देखिए यहाँ पर क्या, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। फिर आपको देखिए ए पोर्ट्रेट ऑफ वीर सुरेंद्र साई, यहाँ पे इमेज आपको दिया गया है। संबलपुर के वीर सुरेंद्र साई का चित्र आपके यहाँ पर है। फिर आपको एक्टिविटी की बात करें, गतिविधि आपको यहाँ पर है कि इमेजिन दैट यू आर नवाब्स नेफ्यू एंड हैव बीन ब्राउट अप थिंकिंग दैट यू विल वन डे बी किंग। नो यू फाइंड दैट दिस विल बी नॉट बी अलाउड बाय द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ द न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। व्हाट विल बी द योर फीलिंग्स, व्हाट विल यू प्लान टू डू सो दैट यू कैन इनहेरिट द क्राउन। अब कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं, आपको बचपन से ही यह एहसास कराया गया कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगेगा, राजगद्दी पाने का आप क्या करेंगे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए आगे आपको इमेज आपके यहाँ पर है, ये आपको इंडिया 1797 का इमेज आपके यहाँ पर है। उसके बाद इंडिया 1849 का, ये आपको 1797 के भारत का इमेज है। उसके बाद ये 1827 का इमेज है भारत का। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपको 1857 का भारत का इमेज आपके यहाँ पर देखें। आगे देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए एक्सपेंशन ऑफ, देखिए यहाँ पर ये आपको जो आप देख रहे हैं इसमें क्या एक्सपेंशन, ये जो मैप आप देखिए, तीनों मैप एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी पावर इन इंडिया। लुक एट दिस, यहाँ पर क्या ये जो आप अभी मैप देखें, ये देखिए भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ता आपके हम दिखाया गया था। लुक एट दिस मैप्स अलोंग विथ ए प्रेजेंट डे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इन ईच ऑफ दिस मैप्स ट्राई एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया दैट वर नॉट अंडर ब्रिटिश रूल। देखिए इन नक्शों को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ कर देखिए, तीनों नक्शों उन इलाकों की पहचान कर जो ब्रिटिश शासन अंतर्गत नहीं थे। अब आगे यहाँ पे जो कहा गया उसको देखिए, सेटिंग अप है। देखिए यहाँ पर क्या, सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पर नए शासन की स्थापना के बारे में यहाँ पर कुछ कहा गया, उसको देखिए। देखिए सेटिंग अप और न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर देखिए नए शासन की स्थापना आपके यहाँ पर देखिए। वारेन हेस्टिंग्स, देखिए गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785, देखिए वाज वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड ए significant role in the expansion of company power. By his time the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंसी, देखिए देयर वर थ्री प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ईच वाज रूल्ड बाय ए गवर्नर। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। देखिए अब क्या गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का जीवन का आपको शासन का 1777 से लेकर 1750 ईस्वी तक रहा। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उसमें 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। देखिए फ्रॉम 1770 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज इस्टेब्लिश। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव टू कोर्ट्स, ए क्रिमिनल कोर्ट्स, फौजदारी अदालत। देखिए क्रिमिनल कोर्ट्स को बोलते हैं फौजदारी अदालत, तो क्रिमिनल कोर्ट्स को हिंदी में बोलते हैं फौजदारी अदालत। एंड ए सिविल कोर्ट, जिसको सिविल कोर्ट बोलते हैं दीवानी अदालत। देखिए मौलवीस एंड हिंदूज पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइड ओवर सिविल कोर्ट्स। द criminal courts were still under a Qazi and a Mufti, but under the supervision of the collectors.
देखिए 1772 एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में दो अदालतें होगी। फौजदारी अदालत, देखिए फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। अब आगे देखिए आप काजी के देखिए काजी क्या था। काजी एक काजी एक जज मतलब एक न्यायाधीश था। मुफ्ती क्या था। देखिए जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ डैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। देखिए मुफ्ती क्या था। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायाधीश जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। अब देखिए इम्पीचमेंट क्या। देखिए ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन देखिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स in England for charges of misconduct brought against a person in the House of Commons। देखिए वहाँ भी जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड संसद को ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया। देखिए इसमें एक इमेज आपके यहाँ पर शो किया है। देखिए द ट्रायल ऑफ वारेन हेस्टिंग्स पेंटेड बाय आर.जी. पॉल। देखिए आपको यहाँ पर क्या है कि आपको देखिए वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा दर्ज किया गया, उसी का आपको यहाँ फिगर दिखाया गया है। ये फिगर आपको आर.जी. पुराण द्वारा चित्र किया 1789 में। आर.जी. पुराण द्वारा आपको 1789 में चित्र किया गया था। देखिए यहाँ पर कि व्हेन वारेन हेस्टिंग्स वेंट बैक टू इंग्लैंड इन 1785 एडमंड बर्क accused him of being personally responsible for the misgovernment of Bengal. This led to an impeachment proceedings in the British Parliament that lasted 7 years। देखिए क्या कि जब वारेन हेस्टिंग्स 1750 इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप पर जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया और गया जो 7 साल चला। अब आगे यहाँ पर कहा गया था कि आई इम्पीच द कॉमन एनिमी एंड ऑपरेसर ऑफ ऑल। देखिए यहाँ पर क्या कि ये आपको देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि इस समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आई इम्पीच द कॉमन एनिमी एंड ऑपरेसर ऑफ ऑल। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हियर इज ए पैसेज फ्रॉम एडमंड बर्क्स एलोक्वेंट ओपनिंग स्पीच ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार आपको था। I impeach him in the name of the people of India whose rights he has he has trodden under his foot and whose country he has turned into a desert. Lastly, in the name of human nature itself, in the name of both the sexes, in the name of every age, in the name of every rank, I impeach the common enemy and oppressor of all। मैं उनके हेस्टिंग के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने अपने पैरों तले रोन दिया, जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर और मैं सबके साथ साया शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। फिर आगे देखिए मेजर प्रॉब्लम वाज दैट ब्राह्मण पंडित गैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन यहाँ में जब कहा गया। देखिए कि ये मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित्स गैव इन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज एंड बी हाल हेड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश बाय 1778 ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जज अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। A new Supreme Court was established while a court of appeal, the Sadar Nizamat Adalat was also set up at Calcutta। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हॉलैंड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई थी। अपीली अदालत मतलब क्या, सदर
निजामत निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। अब देखिए द प्रिंसिपल, यहाँ देखिए द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, हैज द टाइटल सजेस्ट his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of the police officer and darogas. His office, the collectorate, became the new center of power and patronage, and that strictly replaced previous holders of authority. देखिए हाँ, भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों पुलिस अधिकारी एवं दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया गया। फिर देखिए द कंपनी आर्मी की बात यहाँ पर की गई है, कंपनी की फौज की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या कि द कंपनी आर्मी, देखिए colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. The Mughal army was mainly composed of cavalry, sabars, trained soldiers on horseback, and infantry. That is pedal foot soldiers. They were given training in archery, tir andazi, and the use of the sword. The cavalry dominated the army, and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. The rural areas had a large number of armed peasants, and the local zamindars often supplied the Mughals with पैदल soldiers. देखिए यहाँ पर कहा कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार मतलब सवार घोड़े पर चढ़ने वाला प्रशिक्षित सैनिक और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। उसके बाद यहाँ आगे कहा गया, देखिए कि ये चेंज अकर्ड इन द 18th century when मुगल सक्सेसर स्टेट लाइक अवध एंड बनारस started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as the Sepoy army, from Indian word sipahi, meaning soldier. अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें क्या 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों की भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोय, जो भारतीय सब सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। अब आगे यहाँ पर कहा गया कि एंड देखिए हैज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820 decade. The cavalry requirement of the company's army declined. This is because the British Empire was fighting in the Burma, Afghanistan, and Egypt. Egypt's were soldiers were armed with muskets and matchlocks. The soldiers of the company's army had to keep up pace with changing military requirement, and its infantry regiment now became more important. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subjected to European style training, drill, and discipline that regulated their life far more than before. Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. Could individuals so easily give up their caste and religious feeling? Could they see themselves only as soldiers and not as members of communities? What did the Sepoy feel? How did they react to the changes in their lives and their identity? That is their sense of who they were. The revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of the Sepoy. You will read about the revolt in chapter 5.
अब आगे यहाँ पर कहा गया था कि 18वीं सदी में जब अवध यहाँ पर जो आपको कहा गया था कि 1820 के दशक, देखिए 1820 के दशक तक जैसे जैसे युद्ध तकनीक आपको क्या युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट में तोड़दार बंदूक और मैच लॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति को विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा अब उनका जीवन देखिए अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। देखिए नियंत्रित था। यहाँ देखिए इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। बाहर लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों के ने किस तरह देखा। 1857 विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की एक झलक दिखाता है। इस विद्रोह के इसको आप आगे हम देखिए कुछ खास बातें आपको यहाँ पर दी गई है। जो फिगर यहाँ पर दिखाया गया, आपको फिगर 16 की बात करते हैं। फिगर देखिए, ए सवार ऑफ बंगाल सर्विस ऑफ द कंपनी पेंटेड बाय द एन अननोन इंडियन आर्टिस्ट 1780। देखिए कंपनी के काम करने और बंगाल के एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार बनाया गया चित्र 1780 बनाया था। आफ्टर द बैटल विद द मराठाज एंड द मैसूर रूलर्स, द कंपनी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग इट्स कैवलरी फोर्स। देखिए मराठा और मैसूर के युद्ध साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। मराठा और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। देखिए यहाँ पर धर्मशास्त्र, देखिए संस्कृत टेक्स्ट प्रेस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर कंपोज फ्रॉम 500 BC ऑनवर्ड्स। या समझो, देखिए धर्मशास्त्र क्या है? संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। कि धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से पहले लिखे गए थे। अब देखिए आप सवार की बात करते हैं। मैन और हॉर्स, देखिए सवार मतलब क्या? मैन और हॉर्स से घुड़सवार जिसे बोलते हैं, घोड़े पर सवार आदमी को। मस्केट कहते हैं ए हैवी गन यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। मस्केट कहते हैं पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक को मस्केट बोलते थे। मैच लोग कहते हैं कि एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वाज इग्नाइटेड बाय ए मैच। देखिए मैच लोग क्या था? क्या शुरुआती यहाँ पर क्या की? देखिए शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर आपको है कि कंक्लूजन, निष्कर्ष की बात यहाँ पर की गई है। निष्कर्ष की बात यहाँ पर की गई, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको थोड़ा सा आप यहाँ देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म ए, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल colonial power. The arrival of a new steam technology in the early 19th century also aided this process. Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. Steam ships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far off country like India. अब देखिए यहाँ पर क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। अब देखिए बाय 1857 द कंपनी कैम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट देखिए बाय 1857 द कंपनी कैम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country. The East India Company had virtually the whole of India under its control. अब यहाँ देखिए क्या है कि 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी।
अब आगे यहाँ पे देखिए आपको एल्सवेयर की बात की गई है। देखिए यहाँ पर क्या एल्सवेयर मतलब अन्यंत्र की बात आपको यहाँ पर की गई है। देखिए स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, आपके यहाँ पर स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, आपको दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार यहाँ पर देखिए आपको है। देखिए द डच ट्रेडिंग शिप्स रीच्ड साउदर्न अफ्रीका इन द 17th century. Soon a slave trade began. People were captured, chained, and sold in slave markets. When slavery ended in 1834, there were 36,774 privately owned slaves at the Cape, located at the southernmost tip of Africa. देखिए डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर स्थित कैप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। अब देखिए यहाँ पर ए विजिटर टू द कैप इन 1824 हैज लेफ्ट ए मूविंग अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ एट ए स्लेव ऑक्शन। 1824 में कैप आने वाले एक यात्री ने वहाँ होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया। देखिए हैविंग लर्नेड दैट देयर वाज टू बी सोल ऑफ कैटल फार्म स्टॉक टीसी बाय ऑक्शन। देखिए वी हॉल्टेड, देखिए यहाँ पर किया, वी हॉल्टेड आवर वैगन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्यूरिंग फ्रेश ऑक्सन। देखिए among the stock was a female slave and her 3 children, and the farmer examined them as if they had been so many head of cattle. They were यहाँ पर क्या कि they were sold separately and to different purchasers. The tears, the anxiety, the anguish of the mother while she cast her rending look upon her children, and the simplicity and the touching sorrow of the poor young ones while they clung to their distracted parents, contrasted with the marked insensitivity and jocular countenances of the spectators. देखिए यहाँ पे क्या किया, मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक लिए। नीलामी के देखिए नीलामी के माल, देखिए नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूदा दर्शक के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। अब देखिए यहाँ पर जो खास देखिए यहाँ पर आपको जो कहा गया, देखिए यहाँ पे ये आपको इमेज यहाँ पर आपको दिया गया है दासों का, स्लेवों का आपको यहाँ पर इमेज है उस वक्त। अब आगे देखिए क्या है इसका, अब यहाँ पर आप देखिए कि यू आर लिविंग इन इंग्लैंड इन द लेट 18th और अर्ली 19th century. हाउ वुड यू हैव रीच्ड टू द स्टोरेज बाय ऑफ ब्रिटिश conquest? Remember that you would have read about immense fortunes that many of the officers were making. आप देखिए आप 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के प्रारंभ इंग्लैंड में रह रहे हैं। ब्रिटिश विजय की कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? याद रखिए कि आप वहाँ जानने वाले बहुत सारे अफसरों की बेहिसाब कमाई के बारे में जान चुके हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि इसके बाद कि अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है।